नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो एनडीए अगेंस्ट इंडिया, ये जो विपक्षी दलों ने कल एक नाम लेके आए हैं इंडिया, वो कम से कम कागज पे और सुनने में तो अच्छा नाम लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि कई मामलों में उन्होंने जो मोदी जी का हथियार राष्ट्रवाद, इंडिया, आई लव माई इंडिया, इंडिया फर्स्ट, इस तरह के जो वो बातें करते थे उसको बिल्कुल चित्त कर दिया है। इंडिया को हराना मतलब अभी जरा एनडीए के लिए उतना आसान अब नहीं होगा, क्योंकि जैसा ममता बनर्जी ने कहा, इंडिया विल फाइट बैक। हालांकि एनडीए ने कल अपनी एक मीटिंग की और जैसा कि उम्मीद था कि एनडीए की मीटिंग में अगर मोदी जी हैं तो मोदी जी ही बोलेंगे और कोई तो बोलेगा नहीं। मोदी जी आए, 38 पार्टियां थीं। मोदी जी ने अपने शायद 2 टेलीप्रॉम्प्टर लगाते हैं, हो सकता है कल 3 या 4 लगाए हों। उन्होंने 2 टेलीप्रॉम्प्टर लगाए और उसके साथ उन्होंने सबको संबोधन कर दिया। वन वे कम्युनिकेशन, आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, मैं सिर्फ अपनी बात कहूँगा और अपनी बात कह के नमस्ते प्रणाम करके चले गए। चाय समोसा ज़रूर मिला होगा। चाय समोसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोगों की मीटिंग में भी अभी परसों हमारे स्कूल में भी एक मीटिंग थी, तो जो दोस्त मित्र आते हैं पूछते हैं भाई समोसा वमोसा है कि नहीं है। तो खैर दिन की मीटिंग चाय समोसा ज़रूर रहा होगा। तो नाश्ता करके सब लोग ने एक ये रिचुअल पूरा कर लिया। इन सब के बीच मैं आज जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि हर प्रदेश में, हर जगह बहुत सी ऐसी पार्टीज हैं जो किसी के साथ अभी अटैच नहीं है, या वो किसी गठबंधन में आई नहीं है या बुलाई नहीं गई हैं। वो दोनों बातें हो सकती हैं, क्योंकि उनका भी एक रोल है। वो रोल कितना छोटा है कितना बड़ा है ये कहना मुश्किल है, बट दे हैव अ रोल। और उनके पास कहीं एक कंस्टिट्यूंसी में, कहीं 2, क्योंकि जो वहाँ पे भी देखा गया एनडीए में, वो 38 जो पार्टी बुलाई गई उसमें अधिकांश पार्टियों के एक भी एमएलए नहीं है। एमपी तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन नंबर बताने के लिए बुलाया गया था। ऐसे में मैं आज हम आपके साथ थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे राज्यवार और कुछ ऐसी पार्टीज की जिनकी रेलेवेंस है। अब जैसे शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से। देश का जब भी चुनाव हुआ है, पिछले 2 चुनाव खास करके, तो जो देश की वोट परसेंटेज के हिसाब से 2019 में 4थे नंबर की पार्टी, 2014 में 3रे नंबर की पार्टी, 3रे या 4थे नंबर की पार्टी रहती है बीएसपी। बीएसपी को एनडीए ने भी नहीं बुलाया, बीएसपी को इंडिया ने भी नहीं बुलाया, दूसरी तरफ से वो कहीं गए भी नहीं। तो बुलाया नहीं गया तो कैसे जाते। बीएसपी में मायावती जी का, बीएसपी का, और आज जो 15-20 दिन से 25 दिन से मायावती जी कांग्रेस को टारगेट करना बंद कर दी थी। आज उन्होंने फिर, मतलब कल इस मीटिंग के बाद वो फिर उन्होंने कांग्रेस को टारगेट करना शुरू कर दिया। मायावती जी का क्या रुख रहेगा? उनके उस रुख से ब्रॉडली तो लोग ये कहते हैं कि वो एनडीए या बीजेपी का फायदा कराती हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 2022 के इलेक्शन में 50 से 55 जगह उन्होंने स्ट्रैटेजिकली ऐसे कैंडिडेट्स खड़े किए जो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी का जिन्होंने नुकसान किया। जैसे मुसलमान अगर समाजवादी खड़ा किया तो उन्होंने भी मुसलमान खड़ा कर दिया। इस तरह का आक्षेप भी लगता है उनके ऊपर। ये भी फैक्ट है कि मायावती जी की जो बीएसपी है वो वही एक जेन्युइनली, अगर कांग्रेस और बीजेपी के बाद कोई पार्टी जिसका थोड़ी फॉलोइंग ज़्यादा और 2 से या 3 से ज़्यादा स्टेट में हो तो वो बीएसपी है। वहाँ पंजाब में ठीक से हैं, राजस्थान में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, यूपी में हैं ही, महाराष्ट्र में, और ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ जहाँ इनको एक आध सीट मिलती रहती है। और ये एक बार नहीं, हरदम उत्तराखंड में भी ये ठीक से लड़ते हैं, इत्यादि इत्यादि। अब ऐसे में बीएसपी का क्या रुख होगा और बीएसपी, ये देखने वाली बात होगी। अभी इट इज़ टू अर्ली, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मायावती जी एनडीए या इंडिया किसी भी गठबंधन में वो आएंगे। यूपी की 2 पार्टी को मैं और कह लूँ, यूपी में इस तरह की कम से कम 20-25 पार्टी होंगी। मैं कुछ पार्टी और पॉलिटिकल फिगर्स का नाम ले रहा हूँ। वो उनका अपना प्रभाव क्षेत्र है, लेकिन जहाँ है वो इफेक्टिव है।
जैसे आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद जो पहले भीम आर्मी के नाम से एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, उनकी एक पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी। अब आज़ाद समाज पार्टी का सहारनपुर, उस मुरादाबाद, उस एरिया में काफ़ी प्रभाव है। वो किसके साथ जाती है? वो एनडीए के साथ तो नहीं जाएगी ऐसा लगता है, लेकिन वो क्या इंडिया का हिस्सा बनेगी? क्योंकि वो 2022 के इलेक्शन में भी उन्होंने कोशिश की थी सपा के साथ गठबंधन के, नहीं हो पाया था। अब एक डॉक्टर अयूब की पीस पार्टी है। डॉक्टर अयूब की पीस पार्टी अगर इंडिया का पार्ट नहीं बनती है तो वो इंडिया की वोट ही को डैमेज करेगी। अब हम लोग एक एक स्टेट की बात कर लें। जैसे अगर आप शुरू करिए तो जम्मू कश्मीर से। अब जम्मू कश्मीर में एक अजीब सी स्थिति है। गुलाम नबी आज़ाद साहब इतनी गाली देते हुए कांग्रेस से निकल के गए, उनको मोदी जी बहुत सुंदर अच्छे लगते थे, उनको बीजेपी बहुत अच्छी लगती थी, उनका घर भी उन्होंने रहने को भी दे दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन एनडीए की बैठक में नहीं बुलाएगा। तो ये भी एक देखने वाली बात है कि उनका क्या होगा। उसी तरह से पंजाब। अब पंजाब में अगर आप देखिए तो अकाली दल इनके पार्टनर थे, इनके साथ इलेक्शन लड़े हैं। कुछ दिन पहले तक ये चल रहा था कि अकाली दल और इनका गठबंधन हो गया है, अनाउंस होने वाला है, ये सब कुछ नहीं हुआ। जो शिरोमणि अकाली दल, जो मेन अकाली दल है, वो एनडीए के साथ नहीं आया। मतलब एनडीए की मीटिंग वो बुलाए नहीं गए कि आए नहीं, वो अलग बात है, लेकिन वो नहीं आए। इसके बाद अगर हम लोग आ जाए हरियाणा। हरियाणा में दो पार्टी, मतलब एक जो मेन पार्टी है वो तो आ गई, दुष्यंत चौटाला वाली जो पार्टी है वो तो आ गई थी एनडीए का, क्योंकि वो साथ में सरकार चला रहे हैं, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन आईएनएलडी जो अभय चौटाला वाली इंडियन नेशनल लोकदल है, वो न एनडीए में नजर आई, न उसको इंडिया में वो आई कि बुलाया नहीं गया कि आई नहीं मालूम, लेकिन वो भी नहीं कहीं नजर आया। पर वो भी एक प्लेयर रहेंगे। एक पार्टी और थी जो मेरा जितना मैं जानता हूं उनको भी क्यों नहीं बुलाया गया मुझे नहीं मालूम, जबकि वो भारत जोड़ो यात्रा से बिल्कुल प्राण प्रण से लगे हुए हैं। योगेंद्र यादव जी की स्वराज इंडिया पार्टी। स्वराज इंडिया को इंडिया ने नहीं बुलाया, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि योगेंद्र यादव जी को पूरी उम्मीद रही होगी कि वो भी इसमें बुलाए जाएंगे। अब हम लोग एक दो जगह और की बात कर लें। जैसे गुजरात में कहने को तो अब 3 पार्टी हो गई हैं, बीजेपी हो गई है, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, लेकिन वहाँ की एक छोटी पार्टी है और उसका एक इन्फ्लुएंस का एक प्रभाव क्षेत्र है। इस बार हालांकि उसके दोनों कैंडिडेट हार गए थे। उसका नाम है भारत ट्राइबल पार्टी। ये छोटू भाई बसावा की पार्टी है। इसका भी क्या है कि पहले इसने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके इलेक्शन लड़ा था, फिर ये एक बार फिर ये AIMIM के साथ चली गई, फिर ये पिछले इलेक्शन 2022 के इलेक्शन से जस्ट पहले आम आदमी पार्टी के साथ इसने वो कर लिया, फिर उनका समझौता टूट गया, फिर ये अकेले लड़ गए। लेकिन वो भी इस समय बीजेपी के साथ अभी तक नहीं गए हैं। उनका थोड़ा प्रभाव क्षेत्र राजस्थान में भी है, वो भी इंडिया का अभी तक पार्ट नहीं बने। अब आने वाले समय में लगता है कि बाय एंड लार्ज अगर एक पार्टी और एक उसकी उम्मीदवार होगी तो शायद वो कहीं अकोमोडेट उनको किया जा सकता है। अब जरा मैं बात कर लूं राजस्थान की। राजस्थान में आरएलपी एक पार्टी है, हनुमान प्रसाद बेनीवाल जी। ये जब पिछला इलेक्शन हुआ था तो जो बीजेपी की एक सीट, वो यही वाली सीट थी, ये बीजेपी के साथ थे। उसके बाद ये अब बीजेपी के साथ नहीं है, किसान आंदोलन से ये अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये एक अपनी आइडेंटिटी बना के चलते हैं। अब अगले इलेक्शन में अगर बाइपोलर होता है तो ये एनडीए के साथ रहेंगे कि इंडिया के साथ रहेंगे कि अपनी थर्ड फ्रंट रखेंगे, ये देखने वाला होगा और इंटरेस्टिंग होगा। जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस को कोई चैलेंज नहीं दे रहा है। रमन सिंह साहब सेमी रिटायरमेंट के मूड में आ गए हैं और वो बीजेपी वहाँ कुछ चैलेंज नहीं कर रही है। लेकिन वहाँ का एक फैक्टर रहा है, अगर आपको याद हो, वहाँ का एक फैक्टर अजीत जोगी साहब रहे हैं। अब अजीत जोगी साहब के लड़के अमित जोगी साहब हैं, वो अपनी वो कुछ जनता कांग्रेस चलाते हैं, जनता कांग्रेस जोगी करके वो छत्तीसगढ़ में चलाते हैं। वो कितने इफेक्टिव रहेंगे, हालांकि उनको कुछ सीटें भी मिली थी पिछली बार,
कांग्रेस बीजेपी के बाद तीसरे नंबर की पार्टी थी छत्तीसगढ़ के चुनाव में। वो भी एक देखने वाला होगा कि उनका क्या रुख होता है, क्योंकि अभी तक वो ना इंडिया का पार्ट है, एनडीए के साथ तो नहीं जाएंगे, लेकिन इंडिया का पार्ट अभी वो बनना बाकी है। अब एक और इंटरेस्टिंग पार्टी, मैं एक सिलसिलेवार ऊपर नॉर्थ से चल रहा हूं, छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना में दो पार्टी की बात कर ले। AIMIM के तो ओवैसी साहब ने साफ साफ कहा कि साहब हमें क्यों नहीं बुलाते हो, हम तो भाजपा के अगेंस्ट हैं, हम सारी पॉलिसी के अगेंस्ट हैं, सब कुछ है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि हमें क्यों इंडिया नहीं बुलाता, हमें क्यों विपक्ष अपना पार्ट नहीं मानता है। तो खैर अभी उस सवाल पे नहीं, लेकिन उसका मुख्य कारण ये लगता है कि ओवैसी साहब कम सीट पे नहीं मानेंगे। उनका अगर एक बार किसी ने बुलाया तो इतनी सीटों की डिमांड करने लगेंगे जो प्रैक्टिकल नहीं होगा देना। और इस बार शायद ये विपक्ष को भी समझ में आ गया है कि बाई एंड लार्ज कांग्रेस के साथ हिंदुस्तान के मुस्लिम अलाइन हो रहे हैं, तो AIMIM का इस इलेक्शन में थोड़ी रेलेवेंस कम भी रहेगी। लेकिन तेलंगाना का एक में इंटरेस्टिंग बात, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैं एक और बता दूं। अभी आप ये रूल आउट मत कर लीजिए कि KCR साहब की जो BRS पार्टी है वो 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है वो इंडिया का पार्ट हो सकती है मेरे हिसाब से। देखिए, वहां के विधानसभा चुनाव के बाद ही वहां कोई 2024 के इलेक्शन की बात हो सकती है। उससे पहले जब विधानसभा का चुनाव है तो वहां आमने सामने BRS और कांग्रेस खड़ी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि ये थोड़ा ज़्यादा उत्साह ही में कांग्रेस को लग रहा है कि उन लोग वापस आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में इस तरह का उत्साह है। उनको लगता है कि हम तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव में अच्छा करेंगे। लेकिन जो भी चुनाव के परिणाम हो, वहाँ पे बीजेपी खुश नहीं है। लेकिन जब लोकसभा में 17 सीटों में 9 सीट हमारे KCR साहब की, 1 सीट AIMIM की, और बाकी बची हुई 7 सीट में 4 बीजेपी 3 कांग्रेस है। तो अगर वो बीजेपी को वहाँ लगता है कि ये 4 सीटें भी रोकनी हैं, तो वहाँ किसी तरह का एक अंडरस्टैंडिंग KCR और कांग्रेस में बननी ही पड़ेगी। तो ये हो गई तेलंगाना की बात। अब उसके नीचे चले तो कर्नाटका में बहुत कष्ट है जनता दल इसको। भाई देवेगौड़ा साहब इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। इस समय जो लिविंग सीनियर लीडर है उसमें वो और शरद पवार साहब सबसे सीनियर मोस्ट हैं। खड़गे जी, खड़गे जी का ये 3 सबसे सीनियर मोस्ट हैं। लेकिन उनका कहना है कि हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है। उनके JDS का भी ये बार बार बयान आ रहा है कि ना इंडिया ने हमें नहीं बुलाया ना। तो भाई आपको बुलाया इसलिए नहीं गया क्योंकि आप भी अपना रुख नहीं साफ करते हैं। आपका पता ही नहीं कि आप NDA के साथ जाएंगे कि आप इंडिया के साथ जाएंगे। बाकी सारी पार्टीज का रुख भले ही वो NDA के साथ कभी गई हो, लेकिन आज की बीजेपी द्वारा जो इस समय की जो बीजेपी के द्वारा एंकर की हुई NDA है या जो मोदी जी की जो NDA है, उस पर चीज़ें बिल्कुल क्लियर है कि आपको इधर रहना है या इधर रहना है। ये पुरानी NDA नहीं है। तो इसमें भी जरा ये देखने वाली बात होगी कि JDS क्या करते हैं। महाराष्ट्र की बात कर लें। महाराष्ट्र में भाई 2 पार्टी का तो 4 पार्टी हो गई, शिवसेना 2 हो गई हैं, NCP 2 हो गई, तो ये 4 पार्टी हो गई। कांग्रेस और बीजेपी है ही, तो 6 पार्टी हैं। लेकिन वहाँ कुछ पार्टियों का अपने अपने वोट बैंक्स हैं। उसमें एक जैसे रामदास अठावले अपना करते हैं, RPI अठावले, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा एक वोट बैंक AIMIM का भी है, जिसका एक MP वहाँ से जीतता है, औरंगाबाद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और वहाँ एक वोट बैंक प्रकाश अंबेडकर साहब का भी है। मिजाज में ये इंडिया के साथ इनको जाना चाहिए, लेकिन ये भी शायद सीट के बारे में थोड़ा हार्ड बार्गेनर है, तो इनका मामला भी जल्दी बन नहीं पाता है। तो अब ये देखना है कि महाराष्ट्र में हमारे प्रकाश अंबेडकर साहब किसके साथ और क्या करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। अब आप एक और स्टेट आ जाइए। वो लगता था मुझे कि क्योंकि वहां लगता था कि सारे विपक्ष एक जगह है, सिर्फ बीजेपी एक साथ है, उनके साथ बिहार। पप्पू यादव जी, जिनकी पत्नी कांग्रेस में
के एमपी हैं, पप्पू यादव जी ने कल स्टेटमेंट दिया है। वो कह रहे हैं भाई मुझे इंडिया में वाले आप लोग क्यों विपक्ष वाले नहीं बुला रहे हो, मैं तो आपके साथ हूं। और उन्होंने तो एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है कि इस तारीख तक अगर आपने हमें नहीं बुलाया और अगली मीटिंग में हमें नहीं बुलाया तो फिर मैं कुछ अपना रास्ता मैं अपने आप चलूंगा। तो पप्पू यादव भी वहां एक फैक्टर है। और इस तरह के वहां बिहार कुछ कुछ छत्रप हैं, आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। जो ये ओवरऑल एक मैं पिक्चर आपको दिया हूं उसका केवल एक कारण यह है, एनडीए अगेंस्ट इंडिया, इसके अलावा भी एक कुछ दल अभी भी हैं जब नहीं, जैसे कुछ लोगों का मैं नाम ले लूं, केसीआर के अलावा जगन रेड्डी भी आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। जगन रेड्डी इलेक्शन जो 2-3 महीना रह सकता है, क्योंकि हालांकि कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने बिल्कुल वॉश आउट किया है। आंध्र प्रदेश में भी दोनों पार्टी हैं, चंद्रबाबू नायडू भी नहीं बुलाए गए थे। अब चंद्रबाबू नायडू ना इधर बुलाए गए ना उधर बुलाए गए, तो चंद्रबाबू नायडू भी अभी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू एक कहीं जाते हैं तो जगन रेड्डी जी को कोई बहुत करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि उनके एमपीज पूरे हैं। लेकिन फिर भी इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो अपना वेट थ्रो कर देंगे विपक्ष वाले इंडिया के साथ। केवल बीजू जनता दल में नवीन पटनायक साहब ने बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है कि वो नॉन अलाइन रहेंगे, ना वो एनडीए का पार्ट बनेंगे ना वो इंडिया का पार्ट बनेंगे, ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अब ले दे के मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी थोड़ा अलाइनमेंट होना बाकी है। इलेक्शन आते आते वो चीज़ें और साफ होने लगेंगी। 2 बड़े फैक्टर मेरे हिसाब से अभी और काम करेंगे। एक फैक्टर जो ये स्टेट इलेक्शन है, इस स्टेट इलेक्शन होने के बाद कांग्रेस कैसा परफॉर्म करती है वो भी बहुत सी चीज़ें डिसाइड करेगा। उससे पहले मुझे नहीं लगता है कि सीट का फाइनल नेगोशिएशन कुछ होगा, क्योंकि उसके बाद कांग्रेस की असली ताकत कहाँ है और कितनी है, कांग्रेस किस स्थिति में है, वो डिसाइड होगा। तो एक तो वो इम्पोर्टेंट है। और इस संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि एनडीए घराना हो या इंडिया घराना हो, एक आध लोग लास्ट मिनट इधर से उधर भी शिफ्ट हो सकते हैं। इसको रूल आउट इंडियन पॉलिटिक्स में नहीं किया जा सकता है। आज के दिन एनडीए फाइट्स इंडिया, और इन सब से अलग कुछ लोगों को अभी अपना रोल डिसाइड करना है। थैंक यू सो मच।